Everyone again welcome back. Today we are start इकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका NCERT बायोलॉजी वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर टू यानी कि हम एक कहें कि सिंपल ट्रिक्स पर मतलब सिंपल ट्रिक्स होगी जिससे आप मेमोराइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी। ठीक है, वो छोटा छोटा वीडियो होगा, 1-2 मिनट का ऐसे ऐसे ही होगा। ठीक है, पूरी NCERT से जो टिपिकल डिजीज हैं, जो टिपिकल वर्ड्स हैं जिसको हम याद नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, तो देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि यार कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉयल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय सॉयल की मतलब यानी मिट्टी की सैलिनिटी जो होती है उसको किसमें हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है प्रोमोमीटर या प्रोटोमीटर या कैलोरीमीटर या कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, प्रोमोमीटर की बात करें तो हम ये होता है रिस्पायरेशन के लिए। आई थिंक एक बार देखना इसको, रिस्पायरेशन के लिए होता है। बी जो प्रोटोमीटर होता है ट्रांसपिरेशन के लिए होता है। कैलोरीमीटर जो होता है अमाउंट ऑफ हीट के लिए होता है। ये पहला वाला एक बार देख लेना। और कंडक्टिविटी जो मीटर होता है वो होता है सॉइल की सैलिनिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू वेजिटेशन रीजन इज नेम्ड। मतलब ट्रांजिशन जोन क्या होता है कि लाइक टू जियोग्राफिकल एरिया लाइक फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ट्रांजिशन जोन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इकोटोन या इकोलाइन या इकोसिस्टम या इकोटाइप। तो अब आंसर हो जाएगा बी नंबर का ए, इकोटोन। इकोटोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर गवर्निंग द अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस को कौन से फैक्टर जो है वो गवर्न करते हैं। ठीक है, टोपोग्राफिक या इटाफिक या बायोटिक या टेम्परेचर। थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर का आंसर जो होता है वो होगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ऐसा है कि जो अर्थ का जो शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो मतलब बनावट है, इसके बारे में मतलब हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो टोपोग्राफी का सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन सी सरफेस आर, मतलब फ्री फ्लोटिंग जो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, लाइक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। लाइक बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोटाइल नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल है नॉन मोटाइल होते हैं, फ्री फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे प्लैंकटन है, नेक्टॉन है और वेनस है और सी एनिमोन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ए हो जाएगा प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके प्लांट्स और नेक्टॉन्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग सी सरफेस आर। ठीक है, प्लैंकटॉन्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाए नहीं, यहाँ पे प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और नेक्टॉन्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्री फ्लोटिंग का 4 नंबर का ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा नहीं है किसमें। ठीक है, सबसे पहले मीजोफाइट। मीजोफाइट जो होता है वो मतलब ना ही बहुत ज्यादा उसको पानी की जरूरत होती है और ना ही बहुत ज्यादा मतलब सूखी में रह सकता है, लाइक उसको नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको मीजोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट लाइक डिजर्ट में जो रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उसको जीरोफाइट बोलते हैं। इसका स्टोमेटा जो होता है नाइट में ओपन होता है। ठीक है, स्टोमेटा का मतलब जानते हैं, स्टोमेटा जो होता है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है लीफ में जो रिस्पायरेशन में प्लांट को हेल्प करती है। ठीक है, तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और इसके बाद सी वाला जो है समराइज्ड हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो वाटर के अंदर समराइज्ड ऐसे बोलते हैं, समराइज मतलब वाटर के अंदर जो सर्वाइव करते हैं उसको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। इसमें स्टोमेटा की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये वाटर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है डी वाला एपीफाइट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी हो जाएगा समराइज हाइड्रोफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल्स अंडरगोज एन inactive state during the extreme winter,
स्टीम विंटर मतलब जो होते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वो एडजस्ट करने के लिए मतलब वो अंदर सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सॉइल के अंदर इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बाहर आ जाते हैं। लाइक मेढक, आप फ्रॉग को देखा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब विंटर के सीजन में वो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। जैसे ही मतलब कि रेनी सीजन आता है वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, दिखाई दे उनकी मतलब कंडीशन इन्वायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर चीज है इसमें क्या हुआ, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो होता है वो समर के टाइम जो एनिमल्स अंदर चले जाते हैं सॉइल के, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडॉप्ट कर लेते हैं उसको एडॉप्टेशन बोलेंगे। इसमें एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आएगा नहीं। इसके बाद आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो विंटर की कंडीशन में सॉइल के अंदर चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेट में, उसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। या ठीक है, तो आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी वाला, यहाँ पे हाइबरनेशन, क्योंकि ऑप्शन ऊपर नीचे एक बार देख लेना, इसको बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are most likely to be absent in tundra biome? टुंड्रा बायोम, टुंड्रा में मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो absent होंगी, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको पहले कि जो ऐसे एनिमल्स या ऐसे चीजें जो अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो टुंड्रा में बहुत ज्यादा मतलब विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है। ऐसे में क्या था, मैंने भाई अभी एक क्वेश्चन पहले बताया एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। सब सीधे ढूंढो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल कहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर सी में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Spongy tissue and less developed root system is present in, मतलब स्पंजी टिश्यू जहां बात आया और लेस डेवलप रूट की बात है, सीधे देखना वहां पे वाटर की बात हो रही है। जीरोफाइट, जीरोफाइट हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट कंडीशन में स्पंजी होगा ही नहीं, ठीक है। स्पंजी होगा इसका थोड़ा सा, क्योंकि स्पंजी नहीं होगा। एक बार देखना यार जीरो फाइट में स्पंजी होगा कि नहीं होगा, लेकिन सीधे लेस डेवलप रूट की बात की मतलब रूट की कम जरूरत है। और जीरो फाइट में क्या होता है कि रूट बहुत ज्यादा होती है, बहुत अंदर तक चली जाती है सॉइल में, ठीक है। तो स्पंजी टिश्यू होता है कि नहीं, इसको एक बार देखना तुम। और इसके बाद है हाइड्रोफाइट, सीधे हाइड्रोफाइट। और हेल्नोफाइट मतलब साल्टी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें रूट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। हेल्नोफाइट। और इसके बाद है मीजोफाइट। मीजोफाइट में स्पंजी टिश्यू नहीं होते बट रूट रूट जो है मच डेवलप होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर का यहाँ पे सी वाला हाइड्रोफाइट, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे एक बार देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ अर्थ एंड ऑटोस्फेयर्स सपोर्टिंग लाइफ इज, मतलब द पार्ट ऑफ अर्थ उसमें ऑटोस्फेयर एटमॉस्फेयर सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। तो आंसर क्या है, बायोटा या इकोटोन या बायोम या बायोस्फीयर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर का डी वाला बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ऐसे जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें रहती हैं और दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लेस ऑफ अर्थ वेयर प्लांट एनिमल आर फाउंड टूगेदर कंस्टिट्यूट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है इकेट्स, बायोस्फीयर। बात हो जाएगा 10 नंबर का, अभी इसके पहले ही बताया था मैंने, बायोस्फीयर जहाँ पे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नहीं रह सकते हैं, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेसिव एरेनकाइमा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एरेनकाइमा किस चीज का, एक्सेसिव एरेनकाइमा किस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोफाइट्स, मेजोफाइट्स, जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट। एक्सेसिव एरेनकाइमा की बात करें तो हमेशा वाटर में जो प्लांट होते हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही होगी। सीधे सीधे हाइड्रोफाइट्स पे जाना, 11 नंबर का डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, ट्रू फॉर
एन एरिया, ठीक है, सॉरी, which of the following hold true for climate as an area? It is a short-term property of atmosphere. It change for place to place. It determine flora and fauna of place, and it change in any of atmospheric factor. तो which of the following hold together climate, मतलब दोनों चीजें साथ में रह रही होंगी, ये लाइक एनिमल्स एंड प्लांट दोनों एक ही साथ रह रहे हो, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? 12 नंबर का सी देख लेना। डिटरमाइन फ्लोरा एंड फना स्पेस, फ्लोरा जो प्लांट होता है, फना जो होता है एनिमल होता है, तो 12 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, ह्यूमस, ह्यूमस जो क्या होता है कि इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है इसमें ह्यूमस के बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर, एक मिनट देना मुझे, क्योंकि मैं इकोसिस्टम में दिया हुआ है ह्यूमस, पेज नंबर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी 243 में, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में। ह्यूमस, इट इज द इम्पोर्टेंट नोट दैट ऑल एबव स्टेप्स, मतलब इसमें से 4 स्टेप हैं, आपने देखा होगा कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये जो चारों चीजें हैं, चारों स्टेप के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो होता है ह्यूमस होता है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जहाँ पे हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर प्लांट के लिए, ठीक है। ये जो है मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन, माइक्रोबियल एक्शन बहुत ज्यादा होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है? मिडिल पोर्शन ऑफ सॉइल, टॉप पोर्शन ऑफ सॉइल एंड सी डेप्थ या डीप इनसाइड सॉइल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टॉप पोर्शन ऑफ सॉइल में मिलेगा, बी वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An association of individual of different species living in the same habitat and having the functional interaction is called, मतलब association of individual different species जो होंगी और living in the same habitat, मतलब same habitat मतलब सेम इन्वायरमेंट में रह रही हैं और हैविंग द फंक्शनल इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं, क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी या इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल नीच। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कम्युनिटी इज डिफाइन एज, कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करें? मतलब कम्युनिटी होता है ऐसी कोई जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जरूरत की चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसी को कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन, 15 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द सेम निच, मतलब इसमें से कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो सेम निच में पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है टेडपोल एंड एडल्ट, टेडपोल, टेडपोल जो है एक दूसरी कंडीशन है, और एडल्ट फ्रॉग, मतलब टेडपोल जो उसका लार्वा होता है, और एडल्ट फ्रॉग ये तो जब उसका बड़ा हो जाता है, तो दोनों सेम चीज है, तो सेम टाइम में दोनों एक साथ नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। आउल एंड कैट, आउल एंड कैट ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, दोनों साथ में रह सकती हैं सेम निच, ये आपका आंसर वैसे यही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाटर बग एंड बोटमैन्स, दोनों अलग चीजें हैं, वाटर बग्स एंड वाटर बोटमैन, बोटमैन मतलब किसी इंसान की बात हो रही है, वाटर बग मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में पाया जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का जो होगा बी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा वार्म कंडीशन होगी और बहुत ज्यादा रेनफॉल मतलब रेनिंग बारिश होगी, उसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसी कंडीशन कहाँ पे होगी इंडिया में? इसमें दार्जिलिंग में नहीं, कर्नाटका में नहीं, अंडमान में, अंडमान ही आपका आंसर होगा। 17 नंबर का सी, जम्मू एंड कश्मीर, 17 नंबर का सी हो जाएगा अंडमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजर्ट ग्रासलैंड फॉरेस्ट एंड टुंडा आर द एग्जांपल ऑफ, मतलब डिजर्ट ग्रासलैंड फॉरेस्ट एंड टुंडा किसके एग्जांपल हैं इसमें? मतलब बायोम के या बायो जियोग्राफिकल रीजन के या इकोसिस्टम के या बायोस्फीयर के, ठीक है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बायोम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट आर ड्यू टू, अभी मैंने बताया है ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, हाई रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर। 19 नंबर का आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट सुटेबल सॉइल टू ग्रो कॉटन प्लांट इज, मोस्ट सुटेबल कॉटन जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे सीधा सीधा याद कर लो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करता है कॉटन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एन
एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट। एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट जहां भी आए सीधे सीधे दो नाम याद रखो, ऑप्शन ए हाइड्रिला और ऑप्शन बी जो है वेसिलिनेरिया। ठीक है, ये दोनों जहां भी आए एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट, ये दोनों आंसर होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, बोथ ए एंड बी। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। Animals that rely on the heat from the environment rather than of the metabolism to rise their body temperature as the strict sense is called ecothermic, इंडोथर्मिक या होम्योथर्मिक या नॉन ऑफ। मतलब ऐसे एनिमल्स जो हैं इन्वायरमेंट में अपने टेम्परेचर को मतलब मेंटेन करते हैं। यार इस चीज को एक बार देखना। ठीक है, वैसे आंसर जो होगा 22 का इकोथर्मिक होगा। ठीक है, इकोथर्मिक होगा, एक बार देखना इसको। ठीक है, 22 का इकोथर्मिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉइल दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब कौन सी जो सॉइल होगी वो बेस्ट होगी फॉर प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्ले, लोमी, सैंडी या ग्रेवल। तो आपका आंसर जो होगा 23 का लोमी जो सॉइल होती है वो बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द कंसीडर एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया जो हु इज द कंसीडर एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के मतलब इकोलॉजी के फादर कौन है। सबसे पहले मैं वर्ल्ड के बता देता हूँ। वर्ल्ड इकोलॉजी के फादर की बात करें तो हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। ठीक है, याद रख लेना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव मिश्रा जो है वो इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन के बारे में पता ही होगा आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया के, हरित क्रांति के जनक इन हिंदी में बात करें तो। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइमिंग ऑफ द सेसनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू चेंज द एनवायरमेंट कंडीशन इज टर्म एज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लॉक, लैप्स रेट या फिनोलॉजी। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा फिनोलॉजी। ठीक है, फिनोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। हाइड्रोफाइट्स क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लीफ रिड्यूस टू स्पाइन नहीं तो होता है डिजर्ट में, ऐसी कंडीशन हमको मिलती है। वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू नहीं, वेल डेवलप नहीं होगा। वेल डेवलप मैकेनिकल टिश्यू नहीं, ऐसे उसमें जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसको आप जैसे छुएंगे वो थोड़ा सा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, वेल डेवलप मैकेनिकल टिश्यू होगा नहीं। इन इंक्रीजेज इन एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो आपको देखेंगे उसके मतलब उसको टच करेंगे तो थोड़ा सा लाइक म्यूसिलेज, लाइक ग्लू की लाइक उस पे थोड़ा सा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है उसको, उसी को एरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक, 26 का आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द aquatic organism that can actively swim at which against the water current। वाटर करंट के अगेंस्ट स्विम कर सकता है, लाइक मोटाइल होगा जो वही कर सकता है। ठीक था, मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था, न्यूस्टॉन, प्लैंकटन, नेक्टॉन, प्लैंकटन जो था वो नॉन मोटाइल था और नेक्टॉन जो था वो मोटाइल था। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 का सी, नेक्टॉन्स। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजर इकोलॉजिकल community of plant and animal extending over large natural area known as large natural area, उसको क्या बोलेंगे, बायो रीजन, बायोस्फीयर या बायोटा या बायोम। 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बायोम हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -1 डिग्री टू -13 डिग्री एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द 50 to 250 सेंटीमीटर एनुअल वेरिएशन इन परसेप्शंस अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोमेज। ये आपका एनसीईआरटी में एक जो है ग्राफ टाइप का बना हुआ है। मैं पेज नंबर बताता हूँ। ठीक है, पेज नंबर है 220। राइट साइड में ग्राफ बना हुआ, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल टेम्परेचर एंड परसेप्शन। ठीक है, तो इस चीज को एक बार जरूर देख लेना। इसमें क्या क्या दिया हुआ, डिजर्ट है, ग्रासलैंड है, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, कॉनिफरस एंड टेम्परेचर फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस चीज को एक बार देख लेना। उसे मैं 29 का आंसर आपको बता दूं, ये होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होगा। ठीक है, -1 डिग्री टू 13 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बारिश की बात करें 50 to 250 सेंटीमीटर एनुअल वेरिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है,
तो आपका नहीं, उस आंसर आपका बी वाला देखिए ऊपर नीचे आंसर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होगा, कोनिफरस फॉरेस्ट होगा, कोनिफरस, ठीक है, कोनिफरस फॉरेस्ट होगा 29 का बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल मैमल्स इन कोल्ड रीजन हैव टू द कंजर्व बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एरन एक रूल दिया था कि जितना ज्यादा किसी चीज का सरफेस एरिया होगा वहां से उतनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। तो कोल्ड एरिया में खुद को उस हीट को कंजर्व करने के लिए क्या होगा कि जितनी कम सरफेस एरिया होगी उतना कम जो है एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए स्मॉल एक्सट्रीमिटीज मतलब लेग टेल्स एंड ईयर्स, जो छोटे छोटे होंगे सरफेस एरिया इसका कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। 13 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच रीजन ऑफ द ओपन सी इज डिवाइड ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, डिवाइड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं एफोटिक, फोटिक या एफाइसल या यूफोटिक। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, 31 नंबर का सी एफोटिक, ठीक है, नहीं एफाइसल, एफाइसल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इकोलॉजिकल निच ऑफ पॉपुलेशन इज, इकोलॉजिकल निच की बात करें कि जहाँ पे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई स्पीसीज है, किसी कोई स्पीसीज जो रह सके उसके फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट और उसकी जरूरत की सारी चीजें प्रेजेंट हो, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निच, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाए, प्लेस वेयर इट लिव्स, सेट ऑफ कंडीशन दैट इंटरेक्ट विथ, a geographical area that is covered, a set of the condition and resources that it uses। 32 का आंसर हो जाएगा डी, set of the condition and resources that it uses, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉपुलेशन टर्म्ड आर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिस्टिक, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आर यूजुअली pioneer species, have J-shaped growth curve या have type third severe shift curves, ठीक है। तो एंड डी ऑल ऑफ अबव, आंसर 33 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू द हाई मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड, मतलब रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, मतलब बहुत ज्यादा डेथ हो रही है उस रीजन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन को पॉपुलेशन क्रैश बोलते हैं, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा बी वाला, पॉपुलेशन क्रैश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, मतलब कम रिसोर्सेज में कई जगह पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कम रिसोर्सेज, बहुत ही कम रिसोर्सेज हो, उसके बाद भी लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो ऐसी जगह को, ऐसी चीज को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। 35 का सीधे आंसर हो जाएगा ए, लिमिटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंटरेक्शन इन नेचर वेयर वन ऑर्गेनिजम्स किल एंड फीड एंड अदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी को मतलब मारता है और खा जाता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर है प्रेडेशन, ठीक है। आपकी एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, मैं पेज नंबर बोलता हूँ 232, ठीक है, बनी हुई है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें टेबल नंबर 1 में क्या 13.1 पॉपुलेशन इंटरेक्शन में है, क्या स्पीसीज ए स्पीसीज बी एंड नेम ऑफ इट्स इंटरेक्शन। तो हमारा सबसे पहला था म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को मतलब फायदा होता है, ठीक है, मतलब बेनिफिट प्राप्त होता है, उसको म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। कि इसके बाद है कंपटीशन, कंपटीशन जहाँ कहीं भी किसी भी चीज में कंपटीशन होगा, दोनों को नुकसान होगा, दोनों को हार्म होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम कंपटीशन बोलते हैं। इसके बाद है हमारा प्रेडेशन, प्रेडेशन मतलब एक को हार्म होगा और एक को फायदा होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई टाइगर है किसी डियर को मार के खा जा रहा है, तो मतलब टाइगर को मतलब खाना मिला, एनर्जी मिली तो उसको फायदा हुआ, और डियर तो मर गया, उसको कोई, ठीक है, खत्म हो गया, तो उसको नुकसान ही हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म भी एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, लाइक माइक्रोब जो होते हैं एज ए पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, लाइक हम बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में जो लीच होता है, कभी कभी कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एक सिम्बियोट की तरह रहते हैं, मतलब हमारे
इंटेस्टाइन में हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हमको हम पहुंचाते रहते हैं और उनको फायदा होता रहता है, ठीक है। इसके बाद है कॉमन सेल जम। कॉमन सेल जम होगा ऐसा कि एक को फायदा होगा और एक को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, ठीक है। और एमएस सेल जम होगा एक को नुकसान होगा और एक को ना फायदा ना नुकसान होगा, ठीक है। तो ए हो गया, ठीक है। सारा मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। वैसे इसका प्रिडेशन हो जाएगा 36 नंबर का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म आर विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अभी मैंने बताया है, सीधे 37 का डी हो जाएगा, एक फायदा होगा एक नुकसान, प्लस हो जाएगा माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिम्बियोसिस इज शो बाई। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिम्बियोसिस शो करेगा, मतलब कि किसी और, मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो किसी और के बिना नहीं रह सकते हैं। लाइक माइकोराजा की बात करें, या बहुत सारे ऐसे मतलब माइक्रोब्स हैं जो किसी प्लांट के बिना नहीं रह सकते। इसका मेन रीजन है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट सीधे सीधे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए एक किसी न किसी फंगस या माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, जो उनके लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बदले उनसे वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। बस सीधे सीधे यही है बात सिम्बियोसिस का, ठीक है। तो कस्कुटा हो गया और इकोलाई या रेफेल्सिया हो गया या मोनोट्रोपा हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 38 का बी वाला आंसर हो जाएगा आपका इकोलाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू ऑर्गेम आर शोइंग द कॉमन सेल्जियम टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन सच रिलेशनशिप। इसमें क्या हुआ, कॉमन सेल्जियम में वन इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म और नॉन बेनिफिट। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए वाला, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कंपटीशन ऑफ स्पीसीज लीड, अभी मैंने बताया एक्सटिंक्शन हो जाएगा, सीधे सीधे 40 का ए वाला आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व डिपिसिटिंग अ पॉपुलेशन दैट इज लिमिटेड बाय अ डिफिनेट कैरिंग कैपेसिटी इज शेप लाइक द लेटर। मतलब किस लेटर के अकॉर्डिंग होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सीधे सीधे यस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यस, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करें 230 पेज नंबर पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखना ब्लू लाइन से बना हुआ है, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बी वाला होता है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल आर एन के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। ए वाला है, ठीक है, इसको देख लेना, इसको सिग्मॉइड भी बोलते हैं यस को, ठीक है। अगर यस नहीं होगा सिग्मॉइड होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसका एक बार देखना इसको जरूर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट। वेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड मतलब लाइक घंटे की तरीके से होगा, ठीक है, घंटे के तरीके से होगा पिरामिड। पिरामिड से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, द हायर परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल 42 का, या मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, या लो परसेंटेज ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, या लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। सीधे सीधे बात करें वेल शेप्ड की, सबसे नीचे जो है निचला वाला पिरामिड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ऊपर वाला भी छोटा होता है, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका 42 का डी हो जाएगा, लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो बाय पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल के मैक्सिमम सर्वाइवल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहाँ पे होगी, कैरिंग कैपेसिटी, नेटेलिटी, बायोटिक पोटेंशियल या वाइटिलिटी। तो आंसर हो जाएगा 43 का आपका सी वाला बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पोलो पैरासाइट, लॉर्थनस या स्टेम पैरासाइट, रेफेल्सिया या हेमी पैरासाइट, विस्कम या रूट पैरासाइट का स्कूटा। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हेमी पैरासाइट विस्कम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट ऑफ हायर प्लांट शो सिम्बियोसिस विथ माइक्रोराइजा फॉर अपटेन। माइक्रोराइजा जो होता है वो फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। सीधे सीधे आंसर 45 का सी वाला हो जाएगा फॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन पिरामिड वेयर फर्स्ट मेड बाई। सबसे पहले पॉपुलेशन पिरामिड किसने बनाया, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 46 का ए वाला, सीधे सीधे इसको याद करना। बोर्ड बोर्ड नाइमर्स हैं जो उन्होंने सबसे पहले दिया था पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। 46 का ए वाला आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज मेजर इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल पर। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल, सीधे से टेरेस्ट्रियल की बात करें जो मतलब ऊपर
रहते हैं, मतलब पानी में नहीं रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक बोलते हैं। दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, सीधे याद रखना मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 47 का डी वाला आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। competitive exclusion principle was given by, competitive exclusion principle किसने दिया था? गॉस इन 1934, एलन इन 1931, या बर्गमैन 1932, या ओडम इन 1933। आपका आंसर हो जाएगा competitive exclusion principle 48 का ए वाला हो जाएगा, गॉस ने दिया था 1934 में, ठीक है। इन गैलापागोस आइसलैंड अबिन अबिन अबिंडोन टेरेस्ट्रॉयल बिकम्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू, मतलब वहाँ पे जो है टेरेस्ट्रॉयल जो कछुए थे वो क्यों एक्सटिंक्ट कर गए, ठीक है, गैलापागोस आइसलैंड पे। इन्वेजन ऑफ द सुपीरियर स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट विथ ग्रेटर ग्राजिंग इफिशियंसी, या ड्रेइंग ऑफ द वाटर बॉडीज, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्टिक वीड या इराडिकेट प्लांट फीड बाय द टर्टोइज। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट विद ग्रेटर क्रॉसिंग एफिशिएंसी। मतलब वहाँ को, मतलब गोट को ले जाके छोड़ दिया तो उन्होंने जब वहाँ पे खाने के लिए चीजें थी वो ये लोग खा गई, ठीक है। उनके लिए जो टॉर्टॉइस थे, कछुए थे, उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा नहीं, वो एक्सटेंड कर गए इसकी वजह से, ठीक है, गैलापागोस आइसलैंड में। 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्गल ब्लूम इनिशियली एग्जिबिट, ठीक है, तो एस शेप ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, या डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ कर्व, या एल शेप्ड कर्व। 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय यूटिलाइजिंग नॉन बायोलॉजिकल पैरामीटर। ऑप्शंस हैं फिश डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इच कल्चर प्लेट, या साइबेरियन क्रेन्स ऑफ भरतपुर वेल्टेंस, या टाइगर सेंचुरीज। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 नंबर 51 का डी वाला, ठीक है, टाइगर सेंचुरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ द प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, इसमें से कौन सा प्रे प्रेडेटर का रिलेशनशिप नहीं है? टाइगर ईटिंग अ डियर, ये तो है। प्लांट निपेंथीज ट्रैपिंग एंड इंसेक्ट, आपने देखा होगा इसके बारे में, नाइट्रोजन के एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा करता है। सी वाला बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, बैक्टीरिया नहीं करता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज, या क्रोकोडाइल किलिंग मैन, क्रोकोडाइल ये तो प्रीडेटर हो गया, ठीक है। 52 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why you never see cattle or goats grazing on wheat calicotropics? Calicotropics को मतलब देखा होगा आपने, गोट जो है नहीं खाते और बहुत सारे कैटल्स को नहीं खाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं खाते हैं? सीधा सीधा इसका आंसर है सी वाला, द प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो है प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगर वो खाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। 53 का आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमने यहाँ पे देखा 53 क्वेश्चन लिया था, बट सर यार कई कई चीजें होती हैं जो मतलब रिकॉर्ड करने में जब कोई सामने नहीं होता है तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी, ठीक है। बट अगर बहुत सारे देखा होगा आपने, 53 क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर से लिया है, सारे चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से कवर किया। अगर आप सारे क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं 1 से 2 बार, तो आपको पूरा चैप्टर आप समराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।